सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे एक्शन में डिप्टी सीएम। सीतापुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को एक बार फिर अपने तेज तर्रार अंदाज से सरकारी मशीनरी को हिलाकर रख दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक सिंधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम को देख अस्पताल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। सफेद वर्दी वाले डॉक्टर और कर्मचारी अपनी कुर्सी संभालते नजर आए, जबकि अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इधर उधर दौड़ते दिखे। ब्रजेश पाठक ने वीआईपी प्रोटोकॉल को किनारे रखकर सीधे वार्डों का रुख किया। उन्होंने दवा वितरण कक्ष के बाहर लाइन में लगकर मरीजों से वार्ता की। इसके बाद ओपीडी के बाहर बैठे वृद्ध मरीजों से वार्ता की, जहां पर सभी ने कई शिकायतें की। इसके बाद वह सीधे सीएससी अधीक्षक व चिकित्सकों के कक्ष में पहुंचे, जहां पर हड़कंप मच गया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से रूबरू होकर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानी। डिप्टी सीएम ने मरीजों से पूछा कि उन्हें अस्पताल से दवाएं मिल रही हैं या नहीं, या दवाएं बाहर से मंगवाई जा रही हैं। उन्होंने साफ लहजे में डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा हर गरीब को मुफ्त और बेहतर इलाज देने की है। इसमें किसी तरह की दलाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे बत्ती जाए तुरंत जनरेटर चला के खड़ा करो, ठीक है ना? लेट करी हो तो ठीक बात नहीं है। नहीं, हम पूछी बात सीओ साहब हो, दोनों जनी है। जो सबसे बड़े अफसर भी चाबी ले लेना। कहाँ चाबी? तो मास्क लगाकर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम पाठक ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल की कमियों पर अधीक्षक को फटकार भी लगाई। सीतापुर की सिंधौली सीएससी पहुंचे, अस्पताल की कमियां दूर करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, अचानक बिना किसी प्रोटोकॉल के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सिंधौली सीएससी पहुंचे और सीएससी का पूरा निरीक्षण किया। एक एक लोगों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। अबरार अली हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक सीतापुर के सिंधौली सीएससी पहुंच गए बिना किसी प्रोटोकॉल के, और इस दौरान सीएससी का निरीक्षण किया, लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। क्या कुछ अहम देखने को मिला इस दौरान? प्रोटोकॉल के ही सीएससी सिंधौली पहुंचे थे और उन्होंने जाकर लाइन में लग गए और वहां पर जब लाइन में लगे तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वहाँ जो गंदगी को लेकर उन्होंने जो है काफी फटकार लगाई और जनरेटर सुविधा नहीं थी, जिसको लेकर भी अधीक्षक को काफी फटकार लगाई गई है। तो इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और काफी देर तक जो हर मरीज था उनसे बातचीत की और उनसे कोई पैसे तो नहीं मांगे जाते, इसको लेकर भी जानकारी ली। तो बिना ही जानकारी के औचक निरीक्षण में पहुंचे थे, जिससे के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ। जी बिल्कुल अबरार, अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री लगातार वैसे तो औचक निरीक्षण पर रहते हैं, लेकिन इस बार जो है उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जो निरीक्षण था वो एकदम अलग दिखाई दिया। जिस तरीके से प्रोटोकॉल और पहले से सूचना मिलने पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाती हैं, इसीलिए शायद स्वास्थ्य मंत्री ने अचानक इन सीएससी और तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करने का मन बनाया, ताकि जो वास्तविकता है अस्पतालों की वो जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से जब प्रोटोकॉल होता है तो सभी अधिकारी उस पर अलर्ट हो जाते हैं और सभी कुछ पहले से सही कर दिया, दुरुस्त कर दिया जाता है। शायद इसी को लेकर ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, बिना सूचना के पहुंच गए, जिससे उनको जानकारी मिल सके कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। इसी को लेकर जब ऐसे पहुंचे हैं तब उनके हड़कंप मचा, क्योंकि वो लाइन में मास्क लगाकर लाइन में लग गए थे। इसी में और ज्यादा हड़कंप मच गया और उसके बाद ही जब पता चला तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और मौके पर जाकर जांच की है और इस गंदगी को लेकर काफी फटकार लगाई है। और बिल्कुल अपराध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्क लगाकर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से मिलकर उनसे हालचाल जाना, अस्पताल में मिल रही दवाइयों की हकीकत जानी। दवाएं अस्पताल मिल रही हैं या बाहर से डॉक्टर मंगवा रहे हैं, ये भी पूछताछ की। दवा वितरण कक्ष के बाहर भी उन्होंने लोगों से बातचीत की।
और अब बात करेंगे मार्क जुकरबर्ग ने झटके 1.57 करोड़। खबर कानपुर से है। कानपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी की सारी हदें पार कर दी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का नाम लेकर एक रिटायर्ड टीचर से 1.25 करोड़ से अधिक की रकम हड़प ली। ठगी की यह सनसनीखेज कहानी 25 जनवरी 2025 को शुरू हुई। कानपुर के प्रतिष्ठित मेथोडिक्स हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षिका एलिसन बीम्स के पास फेसबुक पर एक व्यक्ति का मैसेज आया। उसने खुद को मार्क जुकरबर्ग बताया। चैटिंग के जरिए विश्वास जीतने के बाद उसने एलिसन को कानपुर में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का बिजनेस प्रपोजल दिया। ठग यही नहीं रुके। जुकरबर्ग के बाद एक अन्य जालसाज ने संपर्क किया जिसने खुद को अमेरिकी गायक जॉस टर्नर और एलन मस्क का सहयोगी बताया। शिक्षिका को स्कूल में बड़ी नौकरी और निवेश का लालच दिया गया। 20 फरवरी 2026 तक अलग अलग बैंक खातों में प्रोसेसिंग फीस और निवेश के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए गए। जब एलिसन को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक 1.57 करोड़ यानी कि 1.57 करोड़ रुपए वो गंवा चुकी थी। सोमवार को कानपुर साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई गई। एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के अनुसार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की मदद से विभिन्न खातों में भेजे गए 30,42,000 रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए उनकी जांच की जा रही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। तो रिटायर्ड टीचर से जुकरबर्ग के नाम पर यह बड़ी ठगी की घटना सामने आई है। 1.57 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने झटके हैं। पुलिस का अब एक्शन देखने को मिला है। हालांकि 30 लाख रुपए तो फ्रीज कराए जा चुके हैं, लेकिन इस घटना से निश्चित रूप से बड़ी सनसनी फैल गई है। ये साइबर ठगी का जो मामला आया है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का ही मामला है, जिसमें एक रिटायर्ड टीचर जो मेथोडिस्ट स्कूल की टीचर रही हैं, उनको फेसबुक से एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो अपने आप को मार्क जुकरबर्ग बताया, जो कि फेसबुक के चीफ हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्कूल खुलवाने में। तो एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम में अपना पैसा डालना शुरू किया। इसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व हो गए जो इनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करने लग गए थे। इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें इन्होंने लगभग 1.57 करोड़ ओवरऑल पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और फाइनली जब पता चला कि ये धोखाधड़ी से रिलेटेड था और अब पैसे का कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, ना वापस आ रहे हैं, तब जाके तहरीर दिया और इस पर एफआईआर हुई है। और मार्क जुकरबर्ग के नाम पर ठगी की गई। रिटायर्ड टीचर से जुकरबर्ग के नाम पर यह बड़ी ठगी घटना कानपुर से सामने आई है। पुलिस का एक्शन अभी देखने को मिला है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए खातों में फ्रीज कराए हैं। रिटायर्ड शिक्षिका एलिसन बीम्स से यह ठगी की घटना सामने आई है। तो कानपुर में स्कूल खोलने के नाम पर और बड़ी नौकरी का लालच देकर, निवेश करने का लालच देकर ये ठगी की घटना सामने आई है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि फेसबुक के जो आपको बता दें मार्क जुकरबर्ग, उनका नाम लेकर ये ठगी की घटना की गई है। तो कानपुर में स्कूल खोलने के नाम पर यह बड़ी ठगी की घटना सामने आई है। 1.57 करोड़ रुपए मार्क जुकरबर्ग के नाम पर ठगे गए हैं। रिटायर्ड टीचर से ये ठगी की गई है। और अब हम बात करेंगे काबुल में कोहराम के। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। इस हमले में अब तक 400 से अधिक मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल के एक व्यस्ततम इलाके में स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर बम गिराए।
हमले के वक्त अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि का दावा किया जा रहा है। लगभग 250 से ज्यादा लोग मलबे में दबे होने और घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तालिबान ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन किया है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि इस बर्बरता का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर झड़पें तेज हुई हैं। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों को नकारता रहा है। हालांकि राजधानी काबुल के अंदर एक अस्पताल पर इस तरह का सीधा हमला दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। तो 400 से अधिक नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं और इस अमानवीय कृत्य की दुनिया भर में जो है वो निंदा हो रही है। काबुल में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के स्ट्राइक में 400 से अधिक नागरिकों की, मासूम नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम गिराए। सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, काबुल के व्यस्ततम इलाके पर पाकिस्तान ने बम गिराए और इस बमबारी में एक अस्पताल इस बमबारी का निशाना बना, जहां पर जो नशा मुक्ति केंद्र था, यहां बड़ी संख्या में मरीज थे, स्थानीय लोग भी थे। 400 से अधिक नागरिकों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अब तक का ये बड़ा हमला कहा जा रहा है। भारत ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अफगानिस्तान ने साफ कहा है कि ये मानवता का नरसंहार है और उचित समय पर इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इस कायराना इस हमले में 400 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। अस्पताल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। काबुल में कोहराम है इस घटना के बाद से। पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में 400 से अधिक नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। इस घटना के बाद काबुल में कोहराम मचा हुआ है। अफगानिस्तान ने इस घटना को कायराना हरकत, मानवता के खिलाफ युद्ध करार दिया है। सभी मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला यह हमला। और अब हम बात करेंगे बिजली बंद, पानी ठप। आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल में बीते 3 दिनों से बिजली बाधित होने से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। बिजली न होने से नगर के नल सूखे हुए हैं। पीने के पानी के लिए नगर वासियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते नगर वासियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर में बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति को लेकर आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर व्यापार मंडल ने नैनीताल विद्युत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। 24 घंटे के भीतर नगर में बिजली आपूर्ति सुचारू करने की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बीते 3 दिनों से नगर में विद्युत विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते जल संस्थान में पेयजल आपूर्ति के लिए पंप नहीं चल पाए हैं, जिसके चलते नगर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से पानी और जो बिजली है जैसी जो आधारभूत जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो निरंतर यहाँ से गायब है। इस शहर के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पूरा शहर है ये पूरी अंधेर नगरी हो चुकी है। तो इसको लेकर ये केवल व्यापारियों का कहें हम किसी का उनका ये व्यापारियों का, तो ये मैंने थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि व्यापारियों का ये आंदोलन नहीं था। ये नैनीताल नगर का जो आम जनता है, जो जनमानस है, जो इस व्यवस्था से त्रस्त है, जो परोक्ष रूप से प्रभावित होने का काम कर रही है, उनका जो आक्रोश था वो निश्चित तौर
तौर पर वो बाहर निकल कर आया है। और हमने जो संबंधित विभाग हैं, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, हम उनसे आग्रह और निवेदन आज करने आए थे कि भैया अगर इस प्रकार की अगर लचर व्यवस्था इस शहर के अंदर रहेगी तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय पर न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा नैनीताल शहर इन जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध लामबंद होने का काम करेंगे। 36 घंटे से यहाँ पे बारिश नहीं है, जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जनता बहुत त्रस्त है। नैनीताल में 5-5 फीट बर्फ गिरा करती थी, उसमें भी 24 घंटे के अंदर नगर पालिका, जब पूर्व में नगर पालिका सम्मत था विद्युत विभाग, तब भी हमें लाइट मिल जाया करती थी। इस समय हमको प्रथम दृष्टया विद्युत विभाग के अफसरों की लापरवाही है। इन्होंने ज़्यादा पैमाने पर इसमें कर्मचारी लगाने चाहिए। जब इनको पता है इतना बड़ा लाइन है, 32 किलोमीटर की लाइन है, 31 kV की लाइन है, तो इसमें एक सीमित कर्मचारियों का काम पे लगाया गया है, जिससे ये आपूर्ति सुचारू सही समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके हम सब खिलाफ आक्रोशित हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है कि 3-4 घंटे के अंदर नैनीताल की विद्युत व्यवस्था पूर्ण कर दी जाएगी। नहीं करेगी तो हमने तो कह दिया कि कल हम 24 घंटे के अंदर से तालाबंदी कर देंगे। और अब हम बात करेंगे नो रोड नो टोल। ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। नो रोड नो टोल के नारे के साथ बरेठा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन शुरू किया है और देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र रूप ले बैठा। पूरे दिन चले इस आंदोलन में कांग्रेस, बीएसपी, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी भाग लेकर संत समाज को समर्थन दिया है। सुबह से ही संत समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर जुटने लगे। प्रदर्शनकारियों ने टोल वसूली का विरोध करते हुए नो रोड नो टोल के नारे लगाए और हाईवे की बदहाल स्थिति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जब सड़क ठीक नहीं है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो टोल वसूली पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। तो संत समाज के साथ अन्य सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 5 घंटे बाद नेशनल हाईवे के लिखित आश्वासन पर ये धरना, ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। नेशनल हाईवे 719 पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्वालियर भिंड इटावा रोड पर यह प्रदर्शन 5 घंटे के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आश्वासन के बाद 5 घंटे के बाद यह प्रदर्शन शांत हुआ है। संत समाज का उग्र प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए, संत समाज ने प्रदर्शन करते हुए नो रोड नो टोल का नारा दिया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 719 बदहाल स्थिति में है। आए दिन इस पर दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आज अब लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। संत समाज के साथ स्थानीय लोग, तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रदर्शन में शामिल। भिंड जिले की सोई हुई जनता और राजनेताओं को जगाने का काम किया है। जब जन समस्या से राजनेता दल अलग हो जाते हैं तो जनता उठ खड़ी होती है। वही आश्वासन आज है कि लगातार जब ये नेशनल हाईवे 719 प्रारंभ हुआ उस समय ट्रैफिक था 1500 से लेकर 1800 पर डे। आज ट्रैफिक है इसी 715 हाईवे पर 15 से लेकर 18,000 20,000 पर डे है। और उस समय छोटे छोटे ट्रक चलते थे, आज उससे 3-3, 4-4 गुना बड़े ट्रक चल रहे हैं, जिनको हाईवा बोलते हैं। कोई निर्णय हुआ नहीं है अभी तक। प्रशासन जो है यहाँ आकर के उत्तर दिया है कि हम सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए। जब आप सक्षम नहीं है तो पहले तो सक्षम व्यक्ति को या सक्षम अधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी मांग स्पष्ट ये है कि रोड का निर्माण जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक उसका टेंडर होकर के प्रक्रिया यहाँ पे कार्य चालू नहीं हो जाता, तब तक ये टोल तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये हाईवे मौत की हाईवे बनकर के लोगों की जान ले रही है और दूसरा जिनके परिजनों की मौत हो रही है उन्हीं से टोल की भी वसूली अवैध रूप से करवाई जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 4300 परिवारों का पुनर्वास।
ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 4300 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाए जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। हल्द्वानी में आज सिटी मजिस्ट्रेट ने आवास योजना के लिए क्षेत्र में फार्म बांटने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि 3 दिन तक क्षेत्र में आवास योजना के फार्म बांटे जाएंगे और 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 6 जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाए जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। आपको बता दें कि बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण में लगभग 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। तो बनभूलपुरा के 4,300 परिवारों के पुनर्वास की तैयारी सरकार कर रही। 21 मार्च से प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप लगेंगे। बनभूलपुरा के इन 4300 परिवारों के पुनर्वास की अब तैयारी है। 21 मार्च से आवास योजना, पीएम आवास योजना के कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इन सभी लोगों को आवास देकर, नई जगह आवास देकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गत माह में आदेश निर्गत किए गए थे, उसके अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन प्राप्त करने के लिए 6 लोकेशंस पर कैंप लगाए जाने हैं। उसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। उस टीम में विभिन्न विभागों के साथ साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसमें नामित किए गए हैं। उन सभी को यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था नगर निगम के द्वारा, और सभी को ये बताया गया है कि उनको आज से फॉर्म वितरण का कार्य करना है। उसके बाद सभी 6 लोकेशंस पर 20 तारीख से 31 तारीख के मध्य कैंप का आयोजन किया जाना है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।